Hello students, वेलकम टू एड्यूटैप एंड वेलकम टू अभ्यास सीरीज, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ बोथ एपीएफसी के लिए भी हम लोग करने वाले हैं इसमें एमसीक्यूज एंड ईओ एंड एओ के लिए भी, जिसमें हम लोग करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच टॉपिक। कई सारे टॉपिक से रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, एंड उसमें हर टॉपिक को हम लोग देखेंगे एंड उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, सो उसी के तहत आज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में द ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एंड अगर हम लोग देखेंगे ये इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, यूपीएससी ईपीएफओ बीट एपीएफसी एग्जाम या ए और ईओ का एग्जाम देखेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टू 15 to 20 एमसीक्यूज हर बार इसमें से पूछते हैं। हाँ, लास्ट टाइम थोड़ा सा चेंज था, जिन्होंने मेजरली सोशल सिक्योरिटी लॉस उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट स्टिल अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न रहता है यूपीएससी का। सो अगर उससे पहले वाले ईयर्स का देखेंगे तो वी हैव क्लियरली सीन दैट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस से क्लोज टू 20+ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिवन द कॉन्टेक्स्ट जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है लेबर कोड्स को। सो हम लोग इसमें से इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस जो पहले थे एंड अभी रिवोक हो गए हैं, फिर भी हम लोग करेंगे इसमें लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे ही हम लोग करेंगे इस सीरीज में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, सो दैट आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाए अगर आपने तैयारी ऑलरेडी शुरू किया है तो, एंड अगर नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम्स में। ओके, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आप देख सकते हैं ना, कई सारे बच्चों को कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ मतलब ना कई सारे क्वेरीज आते हैं कि एग्जैक्टली इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सिलेबस आता है। सो फॉर ऑल योर कंफर्ट वी हैव ब्रॉट यू अ बुक, अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन यूपीएससी ईपीएफओ फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ और एओ, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं रिलेटेड टू यूपीएससी ईपीएफओ, उनके क्वेश्चन पेपर्स विथ सॉल्व्ड आंसर्स। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो मिलेगा। उसके बाद डिकोडेड सिलेबस, क्योंकि व्हेन वी लुक एट द सिलेबस, इसमें उन्होंने कुछ सिलेबस एक्सक्लूसिवली नहीं दिया है। दे हैव ओनली गिवन कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस एक सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा। Now what we have done is based on the analysis of the previous year questions, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं, किस तरह के लॉस या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या जो भी है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हमने एक डिकोडेड मतलब एक सिलेबस आपके लिए तैयार किया है जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, एंड आपका ये जो प्रिपरेशन जर्नी है आपका ये यूपीएससी ईपीएफओ को उसको स्मूथ करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कई सारी टाइम्स बच्चों को कई सारे क्वेरीज आते हैं, सो यू कैन, आई वुड से दैट ये 1 पॉइंट सोल्यूशन होगा आपके सारे क्वेरीज रिलेटेड टू यूपीएससी ईपीएफओ। ठीक है, सो विद दिस इंट्रोडक्शन एंड विद दिस मिसिंग, एंड आई फॉरगॉट टू ऐड, ये जो वीडियो आपने देखा है कॉम्प्रिहेंसिव बुक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, 1-2 स्टेप्स ही चाहिए इसके लिए। एंड जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाएंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो 2-3 स्टेप्स होंगे दैट यू हैव टू फॉलो, एंड आफ्टर दैट आपको पूरा किट जो ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है दैट वुड बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स। फिर आराम से आप एक साल का जो भी उसमें आप जाने के बाद यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको इस एग्जाम के बारे में है एंड इस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के बारे में है। एंड इस बुक में बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। ओके, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। सो आज जैसे मैंने पहले ही बताया है ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। So question is saying, according to the International Labour Organization, which of the following best describes the scope of industrial relations? So when we talk about industrial relations and labor laws, सबसे important है इसमें one aspect that is industrial relations. इसमें कई सारे components है, कई सारे topics है
एंड ये एक सम अप करने वाला टॉपिक है, मतलब बेसिक आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता क्या है. सो इन दैट 1919 में जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया था, सो इन्होंने उससे पहले जो था इट वाज ऑल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन्हीं के बीच में था. नाउ दे सेड दैट नहीं, इनके बीच इनके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि द वीक लिंक वर्कर्स को सही से रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, सही से हेल्प नहीं मिलता है. सो फॉर दैट एक रेगुलेटरी बॉडी टाइप का होना चाहिए, एक गवर्निंग बॉडी टाइप का होना चाहिए. सो इन्होंने उसी के बेसिस पे एक स्कोप बनाया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का. सो हियर लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. सोनली द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, एक्चुअली इसी को उन्होंने तोड़ा है. सो नो. इंटरनेशनल एचआर प्रोसेस फोकस्ड ऑन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ व्हाइट कॉलर स्टाफ, ये भी नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द दोज ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं. ठीक है. रिलेशनशिप्स बिटवीन द स्टेट एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस. यस, दिस इज टू वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे ट्रेड यूनियंस है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस जो जैसे कि आपका एम्प्लॉयर्स है ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके नासकॉम हो गया, असोचैम हो गया, वो सारे. सो ये एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड यस, इन दोनों के बीच में एक रेगुलेटरी बॉडी या गवर्निंग बॉडी या फिर एक बैलेंसिंग बॉडी, दैट वुड बी द स्टेट. यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट. सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री एंड हियर द करेक्ट आंसर इज C. Moving on to our next question. In the context of the modern approach to industrial relations, how is conflict perceived compared to the traditional approach? Now, nazariya in simpler terms, कौन सा approach industrial relations के? There are two major types of approaches. That is, दो तरह के नजरिया है. एक मॉडर्न है, मॉडर्न थिंकिंग के साथ, एक है थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच, तो बहुत पहले से ये चल रहा है. नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? ये बोलता है कि नहीं, हमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है इनका कॉन्फ्लिक्ट, वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो कॉन्फ्लिक्ट्स होने नहीं चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही नेगेटिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं. कोशिश यही करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. ठीक है ना. वही मॉडर्न नजरिया क्या बोलता है? नहीं, अब 10 लोग काम कर रहे हैं एक जगह पे तो डेफिनेटली थोड़ी अनबन तो होता ही है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है. हम उसको यू कांट से दैट हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे. तो मेलो डाउन कर सकते हैं, ठीक है, सही तरीके से अप्रोच करके, सही से इस तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करके, दैट इज वर्कर्स मैनेजमेंट एक साथ डिस्कस करके उसको मैनेज कर सकते हैं. लेकिन यू कांट से दैट वो बिल्कुल नहीं है. सो इट इज यस, इट इज इनएविटेबल कि होंगे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट, बट उसको डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में देखेंगे. दिस इज व्हाट द मॉडर्न अप्रोच इज. सो हियर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. कॉन्फ्लिक्ट इज व्यूड एज अवॉइडेबल एंड डिस्ट्रक्टिव, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच का है. सो ये नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट इज इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्टली हायरार्किकल कमांड स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच का ही है. कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज अ साइन ऑफ मैनेजमेंट फेल्यूर दैट मस्ट बी सप्रेस्ड, ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही बोलता नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. मतलब अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो मैनेजमेंट की फेल्यूर है. कॉन्फ्लिक्ट इज व्यूड एज इनएविटेबल. यस, अब 10 लोग काम कर रहे हैं एक जगह पे तो अनबन तो होना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. यू कांट से दैट, इनएविटेबल है, वो होना है, होगा, जनरली होगा. एंड बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जब वो डिस्कशन करेंगे तो दोनों के बीच में जो कोऑपरेटिवनेस है, जो एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, वो बढ़ना चाहिए. उस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन, राइट, उसके हिसाब से काम करना पड़े. मतलब उसको एक्सेप्टेबल वे में या फिर सही तरीके से उसको प्रमोट करना चाहिए. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज पार्ट ऑफ विच 5-year प्लान? नाउ जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था, वी हैव बिकम ए फ्री कंट्री. ना उससे पहले जो भी ब्रिटिशर्स ने अपने राज में जो भी उन्होंने लॉज निकाले वो सब है ना, उसमें दे ट्राई टू बैलेंस इट आउट कि उनकी तरफ जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हो
प्रोस उनकी तरफ से, बट बहुत जैसे आई वॉश बोलते हैं ना, उस तरह के लॉस निकाले थे। फिर उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस आया, वर्क शुरू हुआ टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है। उसमें एक था इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके ऊपर भी काम करने लगे एंड वी फाउंडेड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे, बहुत सारी दिक्कतें हो रहे। सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइक लेबर वेलफेयर का था, वेज पॉलिसी का था, बोनस, सोशल सिक्योरिटी से कई सारे इश्यूज थे। सो दे वांटेड टू वर्क आउट ऑन दैट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था ड्यूरिंग विच 5-year प्लान, मैं नेशनल फर्स्ट कमीशन लेबर का मैं आपको ईयर्स बताती हूँ, देन यू कैन गेस कौन से ईयर का होगा। सो इसको कमीशन किया गया था 1966 में, ठीक है, इनफैक्ट दिसंबर में हुआ था, एंड इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1969 अगस्त में। सो 66 मतलब कौन से 5-year प्लान होगा, तो यहाँ पे ये 5-year प्लान था, थर्ड 5-year प्लान। एक्चुअली 1961 से 66 का जो थर्ड 5-year प्लान था, उसमें फाइनल फैग एंड में इन्होंने डिसीजन लिया बेस्ड ऑन ऑल दीज कंडीशंस की वेजेस इंप्रूव करना है, लेबर पॉलिसीज इंप्रूव करना है, सोशल सिक्योरिटी का इंप्रूव करना है, स्ट्रिक्टर लेबर लॉस बनाना है, उस तरह से जो भी करना है बेस्ड ऑन दैट दे सेड दैट एक कमीशन को बिठाते हैं, वो अपना बताएंगे। एंड इसके चेयरमैन थे जस्टिस PB गजेंद्र गडकर जी, ठीक है। तो इनके लीडरशिप के अंडर, चेयरमैनशिप के अंडर कमीशन बैठा था, एंड दे हैव गिवन लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस, कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, स्पेशली वेज पॉलिसीज़ को उन्होंने बोला थोड़ा स्ट्रिक्टर लॉस ले आना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये बताया कि वेज सीलिंग हटाना पड़ेगा, जो पहले वेज सीलिंग था कि इतना ही एक मिनिमम मैक्सिमम वर्कर्स को इतना ही सैलरी मिल सकती है, वेजेस मिल सकते हैं करके उन्होंने बोला वो हटाना पड़ेगा। तो ऑल दिस अगेन टू प्रमोट पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब जो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में जो भी रिलेशन रहेगा दैट शुड बी हाईली पीसफुल, ओनली देन जो उनका प्रोडक्शन है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी वो सही तरीके से होगा विदाउट एनी हिकअप्स। सो इन्होंने ये सारे सजेशंस दिए हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो इंडिपेंडेंट इंडिया में किया गया था रिलेटेड टू relations, industrial relations, that was the first national commission on labor. So here the correct answer is option C, third 5-year plan में हुआ था। Next आता है question, which article of the Indian Constitution inserted by the 42nd amendment provides for the participation of workers in the management of industries? Now जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बढ़ते गए, एक चीज गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि ऐसे कई सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कई सारे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, एंड कई बार मैनेजमेंट कई सारे डिसीजंस लेती है अपने वर्कर्स के लिए जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं। बट द थिंग इज, जिन वर्कर्स के लिए ये लिया जा रहा है वो उनको खुद दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर व्यूज, वो अपना व्यूज नहीं बता पा रहे हैं या फिर अपना व्यूज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे है लेबर रिलेटेड इश्यूज जो अपने आर्टिकल्स में समाया गया है, जिसके बेसिस पे कई सारे लेबर पॉलिसीज या लेबर एक्ट्स लाए गए हैं। तो इन्होंने समझा कि यस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कंपलसरी होना चाहिए, तभी वो अपने लिए जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्कर जो वो ग्राउंड लेवल पे जो वो फेस कर रहा है वही समझा पाएगा सही तरीके से, राइट। मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से जो वो समझ रहा है वो बाहर से उसी के बेसिस पे डिसीजन लेगा ना, अंदर से सही से समझ के वो करना है तो दोज उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। विद दिस थॉट प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट में कुछ आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस ले आए हैं, इंसर्शंस किए हैं, एंड वन ऑफ दोज आर्टिकल्स जो इंसर्शन है दैट वाज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। कौन सा आर्टिकल है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, स्पेशली रिलेटेड टू लेबर और द वर्कर्स। सी एक बार हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं।
सी आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या बोलता है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के जो राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है या राइट टू पब्लिक असिस्टेंस है, उनके लिए उनका हक है, एंड वो गवर्नमेंट इंश्योर करेगा, स्टेट एंड सेंट्रल। आर्टिकल 39 है ना, व्हाट डज दिस से कि कई बार लीगली कई पुअर पीपल होते हैं, अगर लीगली उनको कुछ लेना है तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड उतने बड़े लॉयर्स को एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है नो, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट की इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करे एंड फ्री लीगल एड, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, स्पेशली सो दैट सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले व्हेन इट कम्स टू लीगल ऑप्शंस, वो है, एंड इक्वल जस्टिस तो है ही। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42। नाउ आर्टिकल 42 बोलता है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस होने चाहिए जहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एंड अगर वुमेन वर्कर्स है उनके लिए तो मैटरनिटी रिलीफ भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो बचा कौन सा है जो हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आता है, दैट इज आर्टिकल 43। दिस इज द आर्टिकल दैट सेज और टॉक्स अबाउट दिस। Okay, so here the correct option is A. Moving on to our next question. A state government launches a scheme that provides maternity benefits, humane working conditions for women workers and financial assistance during childbirth, जो हमारा maternity benefit act है। Now, which of the following constitutional provisions is most directly related to this initiative? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये सारे डिस्कस किए थे, राइट? अगर आपने सही से वहाँ पे ध्यान दिया होता तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। 39A 43A हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आर्टिकल 21A इट्स ए फंडामेंटल राइट जो पर्सनल लिबर्टी या लाइफ के लिए है, उसके लिए है ये, ठीक है। सो बचता हमारा यहाँ पे कौन सा है? येस, इट इज आर्टिकल 42 दैट प्रमोट्स कि जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए वर्कर्स के लिए, एंड वुमेन वर्कर्स है तो उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट होनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स का। एंड यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो दिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम आस्किंग यू टू फाइंड बेस्ड ऑन विच आर्टिकल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है, क्योंकि जो भी हमारे लेबर एक्ट से, लॉ से, पॉलिसी से जनरली उनका अंडरलाइंग जो गाइड है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल्स है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फैक्ट्री मैनेजमेंट प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ लेबर यूनियन एंड थ्रेटन्स टर्मिनेशन इफ एम्प्लॉयज ज्वाइन एनी एसोसिएशन, मतलब बिल्कुल वो मना कर रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज मोस्ट डायरेक्टली वायलेटेड इन दिस सिचुएशन? ओके, हमने देखा है आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 41 भी हमने देखा है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। ओके, हमने देखा है कि आर्टिकल 14 है दैट इज अगेन फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ये एक मैनेजमेंट, फैक्ट्री का मैनेजमेंट वो प्रिवेंट कर रहा है वर्कर्स को लेबर यूनियन फॉर्म करने के लिए, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्कर्स को हक देता है कि वो यूनियन फॉर्म कर सकता है, एंड दे कैन डिस्कस एंड दे कैन वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू दिस लेबर यूनियन पीसफुली। उसके लिए मैंने बहुत सारे वो प्रोटोकॉल्स वो सब दिए हैं दैट ऑल ट्रेड यूनियन एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। ना यहाँ पे ये फैक्ट्री मैनेजमेंट बिल्कुल वर्कर्स को यूनियन ही फॉर्म नहीं करने दे रही है, एंड ये यूनियन फॉर्म करना एंड एसोसिएट होने का जो हक है दैट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। तो यहाँ डायरेक्टली इस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है बाय दिस फैक्ट्री मैनेजमेंट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, बाकी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया है, सो हियर इट इज ऑप्शन बी। Moving on to our next question. In the history of labor movements in India, which among the following is regarded as the first organized workers association formed to represent the interest of the industrial laborers?
ना ये सब स्टार्ट हुआ था 1800s में ही ना। उसी में ना कई सारे लेबर एजिटेशंस धीरे धीरे शुरू होने लगे एंड इंडिया में सबसे पहला इंडस्ट्री है एक्चुअली वो इंडिगो प्लांटेशंस का था। उसके बाद कॉटन जूट इन सब पे ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हुआ एंड ऑल दिस स्टार्टेड जो जब ब्रिटिशर्स हैव स्टार्टेड रूलिंग ऑन अस। सो ये सब चल रहा था एंड स्लोली जैसे जैसे ना थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुआ अमॉन्ग द वर्कर्स एंड इसमें बहुत बड़ा रोल था सोशल रिफॉर्मर्स का। उनकी वजह से ही जो वर्कर्स हैं उनमें एक अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुआ एंड ऑल दिस लेड टू एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उस टाइम की। ये सब 1890 की बात है। सो NM लोखंडे करके इन्होंने क्या किया था, एक उस टाइम तो ट्रेड यूनियंस एक्ट या ट्रेड यूनियंस का ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक वर्कर्स एसोसिएशन बनाया था। वो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एसोसिएशन था उस टाइम का एंड एक्चुअली ये एसोसिएशन ही इट हैज़ लेटर पेव्ड द वे फॉर अदर इंडस्ट्रीज या जहाँ अदर जगह पे जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एसोसिएशंस बनाने का। एंड हियर इट इज़ NM लोखंडे ने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन स्टार्ट किया था एंड ये वो टाइम था जहाँ पे वर्कर्स से जो लीडर्स आते हैं ना वो कम था एंड सोशल रिफॉर्मर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। एंड स्लोली जैसे जैसे गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि दैट एक ट्रेड यूनियंस का वो बनाना पड़ेगा एंड ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1920s में। उसके बाद ट्रेड यूनियंस से ही लीडर्स उभरना शुरू है, मतलब वर्कर्स में से लीडर्स ऊपर आना शुरू किए। वरना उससे पहले अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट या लेबर एसोसिएशन मूवमेंट या लेबर मूवमेंट की आप बात करोगे दैट ऑल वाज अंडर द कंट्रोल भी नहीं बोल सकते, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिफोर द ट्रेड यूनियंस एक्ट जो आया था एंड आफ्टर द ट्रेड यूनियंस एक्ट। बिफोर दैट पूरा सोशल रिफॉर्मर्स ने हेल्प किया था, उसके बाद ही वर्कर्स में ही लीडर्स बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आए। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। Moving on to our next question, which of the following policy approaches was strongly advocated by the Second National Commission on Labour to improve the effectiveness of the labour administration and industrial relations in India? Now, when we talk about the Second National Commission on Labour, ये 1999 में establish किया गया था under the चेयरमैनशिप ऑफ रविंद्र वर्मा, जस्टिस रविंद्र वर्मा। ठीक है ना। 1991 में जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी दैट फोकस्ड ऑन LPG। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, बाहर से कई सारे कंपनीज इंडिया में आए अपना इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडिया से कई सारे बाहर भी गए, पूरा मार्केट ओपन अप हो गया। जो लाइसेंस राज था, परमिट राज था, वो अबॉलिश हो गया कंप्लीट, मतलब दैट वाज ना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिए थे कई सारे इंडस्ट्रीज को, कई सारे गवर्नमेंट ने अपने पास भी रखा था। नाउ इसी के चलते हुए बहुत ज़्यादा बाहर से जब यहाँ पे लोग दूसरे कंपनीज आ रहे हैं यहाँ पे अपने ब्रांचेस ओपन करने के लिए या फिर यहाँ पे अपने एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन करने के लिए, तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए एंड ऑल्सो वहाँ के जो एग्जिस्टिंग उनके यहाँ जो लेबर पॉलिसीज ये जो भी है उनसे हमारा मैच होना चाहिए, तभी दे विल बी एबल टू ब्लेंड इन वेरी इजीली एंड यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सो एंड कई सारे और चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं अभी ठीक है। उस फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जब लॉन्च किया था वो उस टाइम का सिचुएशन अलग था, अभी सिचुएशन अलग है। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये लॉन्च किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था। 2002 में इन्होंने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया था, कई सारे रिकमेंडेशंस उन्होंने किए थे, बहुत ज़्यादा। एंड हर एक कंपोनेंट के लिए, जैसे ट्रेड यूनियंस के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छे से प्रमोट करने के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे ना। उन सब में एक बहुत ही अच्छा या फिर हाईलाइटेड रिकमेंडेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। एंड दैट वाज अबाउट, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, रिप्लेसिंग स्टैट्यूटरी लेबर प्रोटेक्शन विद वॉलंटरी एम्प्लॉयर वर्कर एग्रीमेंट्स। ये नहीं था एक्चुअली,
और स्ट्रांग बनाने के लिए बोल रहे थे। ग्रांटिंग कंपल्सरी रिकॉग्निशन टू ऑल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेंबरशिप स्ट्रेंथ। नो, एक्चुअली उन्होंने मेंबरशिप स्ट्रेंथ उस टाइम चेंज किया था थोड़ा सा। शिफ्टिंग ऑल लेबर मैटर्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट टू द स्टेट लिस्ट, क्योंकि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दैट इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है लेबर रिलेटेड जो भी है वेलफेयर या उनका जो भी कंडीशन है, पॉलिसी है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी लेजिस्लेचर्स वो बनाएंगे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करें। सो नहीं, उन्होंने उसी में रखा है लेबर को। उनका मेजर रिकमेंडेशन था कंसोलिडेटिंग न्यूमरस लेबर लेजिस्लेशंस इनटू स्मॉलर सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स, जो अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे रिकमेंड किया था, क्योंकि जैसे ब्रिटिश के टाइम से जो भी कुछ उस टाइम पे लेबर लॉस ले आए गए थे, उसके बाद जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ रहे थे, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कई सारे लेबर पॉलिसीज या लेबर लॉस या लेबर एक्ट्स बनाती चली गई थी। लेकिन इन सब में क्या दिक्कत हो रहा था, कई बार एक तो पेपर वर्क इतना ज्यादा हो रहा था ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी लेबर लॉस के तहत जो भी उनको पेपर वर्क करके सेट करना है अपने कंपनी में। दूसरा था बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कई सारे, एक एक्ट में डेफिनेशन एक था, दूसरे एक्ट में डेफिनेशन दूसरा था। लाइक चाइल्ड वाला डेफिनेशन है, चाइल्ड एंड लेबर वेलफेयर, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ एडोलेसेंट वर्कर्स का एक्ट है, उसमें एक डेफिनेशन था, वही चाइल्ड का डेफिनेशन कहीं और फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ और था। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल में बता रही हूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने बोला नहीं, हमारे लेबर लॉज एंड एक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन दैट कई बार वो रिडंडेंसी भी हो रही थी, रिपीटेटिव भी हो रही है, एंड कई बार वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सो दे सेड दैट वी हैव टू कंसोलिडेट न्यूमरस लेबर लेजिस्लेशन इनटू स्मॉलर सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स, जो बहुत इजीली अडेप्ट कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ये उनका बहुत बेसिक एंड हाईलाइटेड रिकमेंडेशन है बाय द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। Now the labor laws of independent India are primarily based on which two constitutional principles? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब while we were moving क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहे थे, कि इंडिया में जो लेबर लॉस या लेबर एक्ट्स है, उनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है या गाइड है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे आर्टिकल्स है, कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं इसी क्वेश्चंस में, राइट? तो उनके बेसिस पे ही कई सारे लेबर लॉस एंड एक्ट्स इनेक्ट किए गए हैं। एंड अगर उनका जिस्ट निकाला जाए, सो देर आर टू मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे इंडिया में लेबर लॉस या लेबर पॉलिसीज फ्रेम किए गए हैं। मतलब ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एंड विच आर दोस बेसिक प्रिंसिपल्स? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली सभी सिटीजन्स के लिए, एक्सक्लूसिवली लेबर के लिए नहीं, तो ये नहीं है। लिबर्टी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये भी ऑलमोस्ट सभी के लिए ही है। फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये एक्चुअली मेजरली गवर्नमेंट्स या फिर जो भी गवर्नेंस है उसके लिए है, तो ये भी नहीं है। सो हियर जो लेबर लॉस है उनका बेसिक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्विटी, सबको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, उनको जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल सब उनको मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस एंड फेयर, प्रोहिबिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट, दैट ऑल एंड एवरीबडी शुड गेट इक्वल opportunities, equal wages, equal benefits etc. that all comes under social equity. So ये दो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, हर एक लेबर लॉ या एक्ट आप देखोगे ना, अंडरलाइन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, दैट वुड बी दीज टू ओनली, सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्विटी. Okay, so here it is, option B. Moving on to our last question for today. In the context of human resource management versus industrial relations, which statement is correct? Now, इससे थोड़ा सा पहले मैं context आपको बता देती हूँ. जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट था
क्योंकि एक इंडस्ट्री है, काम कर रहे हैं लोग वहाँ पे, तो वहाँ पे हार्मोनियस रिलेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इन दैट मेजर 2 स्टेक होल्डर्स है, दैट इज़ योर मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इसके बेसिस पे चल रहा था। एंड उनको गवर्न भी नहीं, रेगुलेट करने के लिए, दे नॉट गवर्निंग, एक्चुअली रेगुलेटिंग, उनके रेगुलेट वो करने के लिए गवर्नमेंट एक है, थर्ड पार्टी। ओके, ट्राईपार्टाइट रिलेशन। सो वहाँ पे वो चल रहा है। नाउ व्हेन लिबरलाइजेशन हो रही, ये सब चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वी आर फोकसिंग मोर ऑन दैट, वर्कर्स एंड ऑल दैट, एंड उसके लिए कई सारे लेबर पॉलिसीज ये सब हम लोग कर रहे थे। नाउ जब मार्केट हमारा ओपन हो गया था, इकोनॉमी हमारा ओपन हो गया था इन द 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें कई सारे बाहर के कंट्रीज इंडिया में आने लगे। वी वर ऑल्सो मूविंग आउट, एक्सपेंशन, इन सब के लिए कई सारे कंपनीज गए थे। सो उसमें कई सारे वहाँ दूसरे कंट्रीज में किस तरह के लेबर पॉलिसीज है वो सब चल रहा था। उसी टाइम पे एक कॉन्सेप्ट आया था HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे दिस वर्ड्स एक्चुअली ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ही पार्ट है, बट यहाँ पे जो वर्कर्स है उनके लिए स्पेसिफिकली रादर देन वर्कर्स और द एम्प्लॉयज, उन्होंने बोला वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। मतलब जो ह्यूमन, जहाँ पे एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर अपना देते हैं ना, जो भी वर्क वो देते, दैट कम्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया था। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक होलसम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दिखाया जाए, कैसे ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ, इन सिंपलर टर्म्स, एम्प्लॉयज़ और द वर्कर्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये एक सबसेट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही। ये देखता है कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हुए या अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए उनका करियर प्रोग्रेशन करे, एट द सेम टाइम दैट वुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर किस तरह से वो पॉजिटिवली वर्क करे। ठीक है, तो ये बेसिक है। ये एज आई सेड, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ही एक पार्ट माना जा सकता है, अलग सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑन द अदर हैंड, ये कलेक्टिविस्ट टाइप का है, जहाँ पे जो भी पॉलिसीज जो कर रहे हैं दैट वुड बी बेस्ड ऑन द लेजिस्लेचर। जैसे HRM है, वो इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से बनाता है, जो उनका कोर विजन है, उनका जो कोर मैंडेट है उस उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बेसिस पे वो अपने पॉलिसीज बनाता है। अगेन उसके लिए जो अगर लेबर पॉलिसीज अगर कुछ उसमें एप्लीकेबल है उस इंडस्ट्री पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे, दे विल इनकॉर्पोरेट दैट, बट मेजरली ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाते हैं। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूरे फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से एक कलेक्टिविस्ट वे में आता है ऑन ऑल द इंडस्ट्रीज पूरा, लेकिन वही HRM या HRD जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर एक बार ऑप्शंस देख लेते। HRM पॉलिसीज आर गवर्न स्ट्रिक्टली बाय लेबर लॉज एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय मैनेजमेंट। ये गलत है, क्योंकि HRM पॉलिसीज एक्चुअली इंडिविजुअल मैनेजमेंट का रहता है। ओके, वही IR जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो पॉलिसीज है दैट आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वो लेजिस्लेचर के थ्रू आते हैं। IR is individualistic while HRM is collectivistic. Actually IR is collectivistic, industrial relations and human resource management is individualistic, क्योंकि individual management वो अपना देखता है। IR focuses solely on white collar staff while HRM focuses on blue collar. Actually IR focuses on blue collar workers, that is the labor जो सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो अपना मेजरली फिजिकल एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, मैनुअल वर्क। वही HRM दे मेजरली फोकस ऑन द वाइट कॉलर स्टाफ, जो थोड़े से हाई लेवल के, जहाँ पे स्किल्ड और वेरी स्किल्ड वर्कफोर्स होता है। ठीक है, सो ये भी नहीं है। सो बचता है कौन सा वाला? फर्स्ट, IR इज इनहेरेंटली कलेक्टिविस्टिक whereas HRM या HRD policies are designed and changed by the management. So here A is the correct answer. So with this we have come to the fag end of this session and I really hope that आपको ये session अच्छा लगा and आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में
हमारे कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज राइट टू अस और यू रीच आउट टू अस वाया दिस फ़ोन नंबर 8146207241, या आप हमें मेल्स भी लिख सकते हो hello@edutap.co.in, या आप नीचे इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट भी कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कोर्सेज, कोर्स ऑफरिंग्स, ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू अस, या आप डायरेक्टली हमारे साइट पे भी जाके डिफरेंट आपके हिसाब से ना जो आपके रिलेवेंट है उस कोर्सेज को आप वहाँ पे देख सकते हो. एंड सी यू ऑल विथ नेक्स्ट सेशन वेरी सून. हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे अगेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ही एक मेजर कंपोनेंट हम लोग करेंगे अगले सेशन में. सो टिल देन विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच. आप यहाँ तक बहुत पेशेंटली देखे हैं. Thank you, and I wish you all all the best for your preparation for the UPSC EPFO 2026 examination. Thank you once again.